वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिडा के बारे में। अब एरिडा जो है ये इस समय बाइंग के लिए सही है या नहीं, हम ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एरिडा में बाय करने के बाद एरिडा अच्छा ग्रो ही कर सकता है या ये फिर से 30 पर भी आके जो है स्टक होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इसका IPO प्राइस था ये 30-32 रुपए के आसपास था और इसका जो लिस्टिंग प्राइस था ये 62 रुपीज़ के आसपास था और आज ये करीबन 250 रुपये पे भागता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये 250 तक गया, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये लिस्ट होते ही उसने एक लंबी खासी अच्छी रेस दिखाई है और फट से ये 62 के आसपास हमें 262 के आसपास ये हमें देखने को मिल रहा है। तो हम जानेंगे एरिडा के बारे में। सबसे पहले तो ये कंपनी कौन सी है, ये है क्या, ये काम क्या करती है, इसके फंडामेंटल्स कैसे है, इसके की पॉइंट्स कैसे है, ये जिस सेक्टर में काम करती है क्या उस सेक्टर में इंडिया का कोई फ्यूचर हमें देखने को मिलता है या नहीं। क्योंकि अगर सेक्टर ही काम नहीं कर रहा है, अगर उसका कोई फ्यूचर ही हिंदुस्तान में नहीं है, तो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे NBFC हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उसका कोई फ्यूचर हमें देखने को डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरिडा काम करती क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी एरिडा है, ये नवरत्ना नाम से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाली एक कंपनी है। ये रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE के अंडर काम करती है। ये एक पब्लिक लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है जो कि एस्टैब्लिश की गई थी NBFC में यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 1987 को, और ये एंगेज इन प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग and extending the financial assistance for the setting up project related to new and renewable sources of energy and energy efficiency और conversion with the motto energy forever। यानी हाँ, ये जो एक NBFC है ये प्रमोट करती है या बिजनेस सेटअप करने के थ्रू NBFC ये देती है, सपोर्ट देंगी वो किसको, रिन्यूएबल एनर्जीज को या ग्रीन एनर्जी या एनर्जी इफिशिएंसी या एनर्जी कन्वर्जन वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स है कंपनीज हैं उनको। अब ये तो हम समझ गए। अब हमें जानना है कि ये कौन कौन सी एनर्जीज में काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायो एनर्जी, ट्रांसमिशन लाइन, वेस्ट ऑफ एनर्जी, उसके अलावा एनर्जी इफिशिएंसी एंड कन्वर्जन, कंप्रेस्ड बायोगैस और जो भी न्यू इमर्ज टेक्नोलॉजीज है वो और बायोप्लास्टो, ये सब में ये काम करती हैं। अब ये इतने सारे सेक्टर्स में जो है ये फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है, क्योंकि ये एक NBFC कंपनी है और इसका स्पेसिफिक फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें देखने को मिलता है। ये कंपनी जिनको फंड की ज़रूरत है, चाहे बिजनेस स्टैब्लिश करने में उनको फाइनेंस चाहिए हो, चाहे फिर वो एनर्जी का कन्वर्जन करने में चाहिए हो या डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए हो, ग्रोथ में चाहिए हो, ये सब चीज़ों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया में 3rd लार्जेस्ट जो है ये कंट्री वर्ल्ड में इंडिया देखी जाती है, यानी वर्ल्ड में, दुनिया में जो है 3rd लार्जेस्ट कंपनी ये इंडिया है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन करती है फर्स्ट। और ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबली 4th हमें जो है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी का एडिशंस देखने को मिलता है। 4th रैंक पे, हम 4th रैंक पे देखने को मिलता है। इससे ये तो डेफिनेटली समझ में आता है कि इंडिया में ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का जो है काफ़ी अच्छा हमें एक होल्ड देखने को मिल रहा है। अब इसके चलते हमें आने वाले समय में 1st रैंक पे भी तो आना है, और 1st रैंक पे आने के लिए और भी कंजम्पशन बढ़ाना है, या हम बोल सकते और भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और भी कंपनीज जो है अपना जो है ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बनाएंगी।
गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं और वो स्कीम्स इसी कंपनी के अंडर चल रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर एरिडा की बात करें तो एरिडा ये लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनी इंडिया में देखने को मिलती है, यानी इंडिया की सबसे बड़ी प्योर प्ले फाइनेंस ग्रीन एनबीएफसी ये हमें एरिडा देखने को मिलता है। चलिए हम इसके पहले शॉर्ट में जो है फंडामेंटल्स चेक करते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मार्केट कैप 65,420 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम स्टॉक पीई की बात करें, इंडस्ट्रियल पीई और पीजी रेशो अगर हम तीनों को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये स्टॉक हमें आज भी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। स्टॉक ओवर वैल्यूड रहने के बाद एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ओवर वैल्यूड स्टॉक जो होते हैं ये कभी भी बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं। अगर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो बाय करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट ओवर वैल्यूड स्टॉक में बाइंग नहीं की जाती क्योंकि ओवर वैल्यूड स्टॉक में बड़ा करेक्शन आने के चांसेस मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें कि हमें एक साल में कितने रिटर्न्स हमारे इक्विटी से बनकर मिले हैं तो 17.3% मिले हैं। अगर ओवरऑल कंपनी के रिटर्न्स की बात की जाए, ROCE की बात की जाए तो 9.30% के हमें ये देखने को मिला है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड ज़्यादा था लेकिन ऑब्वियस है यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड अभी तक के कंपनी ने एक बार भी नहीं दिया है, जबकि कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आप देख सकते हैं अभी भी 1252 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है। ये एक माइनस पॉइंट ही हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार कंपनीज जो है डिविडेंड नहीं देती बल्कि उसी पैसे को कंपनी के ग्रोथ में ही लगाती है और अपने इक्विटी के थ्रू ही ये अच्छे खासे रिटर्न्स आपको बनाकर देती है। तो हर बार हर कंपनी डिविडेंड देगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। अब मेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे तो डेप्ट यहाँ पे 49,687 करोड़ का है, यानी 5.80 का डेप्ट है। लेकिन गाइज एनबीएफसी के लिए डेप्ट कंसिडर नहीं किया जाता है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फाइनेंशियल कंपनियां होती है या एनबीएफसीज होती है इसमें डेप्ट कंसिडर नहीं होता। और साथ ही साथ पेट्रोस्की स्कोर की अगर हम बात करें तो पेट्रोस्की स्कोर भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि पेट्रोस्की स्कोर भी यहाँ पे एनबीएफसीज के लिए कंसिडर नहीं होता है। अगर हम ओपीएम की बात करें तो 98 है, जो कि ओके या अच्छा ही देखने को हमें मिल रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 75% का है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। एफआईएस का होल्डिंग कम हुआ है, आप देख सकते हैं। इवन दो डीआईएस का होल्डिंग भी कम हुआ है। लॉकिंग पीरियड निकलते ही डीआईएस यहाँ से आउट हो चुकी है, सिर्फ पब्लिक का होल्डिंग बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब डीआईएस ने एग्जिट कर लिया लॉकिंग पीरियड खत्म होते ही। इसका मतलब ये रेड फ्लैग है कंपनी का, ऐसा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डीआईएस और एफआईएस अपने हिसाब से डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करते। अगर डीआईएस एफआईएस बने रहते या होल्डिंग बढ़ाते तो ये बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग होता, लेकिन ये डीआईएस और एफआईएस ओवर वैल्यूड स्टॉक में कितने दिन बने रहेंगे, जबकि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे उनको एक्सपेक्टेडली कम मिल रहा है। और साथ ही साथ ना डिविडेंड का बेनिफिट है ना जो है बोनस का, इस टाइप का कोई भी बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये फिर भी हम एक रेड फ्लैग कंसिडर करेंगे। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं रिजर्व जो है ये अच्छे खासे ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। बोरोइंग भी कंपनी पे देखने को मिल रही है ग्रोइंग मैनर में, लेकिन बोरोइंग एनबीएफसीज में होना एक नेचुरल सी बात है। एनबीएफसीज में बोरोइंग को इतना कंसिडर नहीं किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी ग्रोइंग मैनर में हैं। एक्सपेंसेस लेकिन कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा और कंसिस्टेंसी से ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर फ्लक्चुएट है, लेकिन फिर भी अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। अच्छा खासा अर्निंग होते हुए भी यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया गया है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें लास्ट 5 सालों में तो 20% देखने को मिल रहा है और 3 सालों में 23% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 सालों में 34% देखने को मिलता है और 3 सालों में 53% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें 5 सालों में 15% और 3 सालों में 16% देखने को यहाँ पे मिली है। अगर हम बात करें कि रिन्यूएबल एरिडा जो है इसने कितने परसेंट के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि एक साल में अगर आप एरिडा को कंसिडर करें
तो 1 सालों में आपको इसमें करीबन 130% के रिटर्न्स बनकर मिल चुके हैं। 130% के रिटर्न्स एरिडा में आपको 1 साल में पिछले बन के मिल चुके हैं। और यही अगर हम 5 सालों की बात करें, हालांकि ये 5 साल से लिस्टेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 283.67% के रिटर्न्स हमें बनकर मिल चुके हैं एरिडा के थ्रू। अब ये किसको मिला है? अब आप सोचेंगे ऐसा नहीं है कि मैं आज इस लेवल पर बाय कर लूँ और मुझे आज ये जो है इसमें इतने % बन के मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी से किसी भी स्टॉक में बने रहना होता है। जब स्टॉक ने बीच में करेक्शन दिखाया था तो यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो करीबन स्टॉक आके यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल गया था यहाँ पे, और फिर से 138 रुपीज़ के पास आने के बाद थोड़ा रिकवर करके फिर इसने वापस ग्रो करना शुरू किया और आज फिर 228 पे हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक में करेक्शंस आता है, आपका व्यू कौन सा है ये आपका क्लियर होना चाहिए कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या नहीं। पहले तो जिन लोगों ने बहुत लो प्राइस पर इसको बाय कर लिया वो लोग बहुत बेनिफिट पोजीशन पे रहे होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने 62 पे जब ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था तब बाय कर लिया हो या 100 के आसपास भी अगर आपने बाय किया हो तब भी आप जो है आज बेनिफिशियल पोजीशन पर हो। अगर आज बाय करने की बात है तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है, यानी ये आज ओवर वैल्यू देखने को इसका मिलता है, यानी आने वाले समय में अच्छा करेक्शन हो सकता है। कभी भी एक करेक्शन पॉइंट पे आके आपको बाय करना होता है, क्योंकि अगर हम टॉप पोजीशन पर आकर कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो जब ये करेक्शन बताता है तो हम पैनिक होकर सेल कर देते हैं और उसके बाद ही स्टॉक ने लास्ट हाई को क्रॉस करके एक नया हाई बनाया होता है। तो कभी भी स्टॉक में करेक्शन आए उस वक्त आपको ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। इंडिया की अगर लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग कंपनी है तो डेफिनेटली आगे भी ग्रो करेगी। फरवरी में ही इन्होंने जो है MOU साइन किया हुआ है IIT भुवनेश्वर के लिए क्लीन एनर्जी के इनोवेशन के लिए। साथ ही साथ कंपनी को परमिशन मिल चुकी है सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी में, यानी गुजरात में एक सब्सिडरी इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल चुकी है। तो आने वाले समय में हमें इसकी सब्सिडरीज भी देखने को मिल सकती है। इसमें एक चीज़ देखने लायक है वो ये है कि पियर्सिंग कंपनीज की कंपैरिजन अगर इससे की जाए तो IRFC हमें आज भी इसका PE 40 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, लेकिन एरिडा का PE आज भी 51.65% का देखने को मिल रहा है, यानी आज भी एरिडा जो है ओवर वैल्यूड ही देखने को मिल रही। REC लिमिटेड का सिर्फ 11.42 का देखने को मिल रहा है और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का 9.23 का। तो सेम सेक्टर के होने के बावजूद हमें एरिडा जो है बहुत महंगी देखने को मिल रही है। अब एरिडा इतनी महंगी है और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो ठीक है, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप कंपेयर पियर्सिंग कंपनीज के कंपैरिजन में भी कोई और ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, जो नेशन की सबसे लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग कंपनी है, जिसका आने वाले समय में बिजनेस बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। लेकिन कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी जो है ये गवर्नमेंट के डिसीजन के हिसाब से जो है फ्लक्चुएट हो सकती है। सेकंड, ओवर वैल्यूड स्टॉक है, यानी बड़ा करेक्शन आ सकता है। थर्ड, आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप एक करेक्शन के बाद इन्वेस्ट कर सकते हो, और बशर्ते आपका जो व्यू है ये लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक अभी भी परफेक्ट नहीं है। अगर इसमें से FIS GIS निकल गए तो एक रेड फ्लैग है कि आपको हमेशा इस पर थोड़ी वॉच रखनी चाहिए। थर्ड, अगर आपको पियर्सिंग कंपनीज पर भी एक वीडियो चाहिए कि इसके पियर्सिंग में कौन सा स्टॉक बेस्ट है, या हम कंपेयर करें कि IRFC और एरिडा में से कौन सा बेस्ट है, या REC और एरिडा में से कौन सा बेस्ट है, तो आपको कमेंट सेक्शन में यस लिख, और मैं आपके लिए एक जो है पियर्सिंग कंपनी पे कंपैरिजन का भी वीडियो लेकर आऊँगी। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।